लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि भैया जो हमारी कैश बुक है वो कितने कॉलम में बनती है। तो एक बार मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ। तो मैंने कहा भैया जो हमारी जो कैश बुक है सबसे पहले हमने नाम दिया सिंपल या वन कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब जो था ये वन कॉलम कैश बुक में हमने कहा भैया यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। ये बात हमने समझी। बाद में हमने कहा भैया हमारे पास टू कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक भी एक और ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने कहा था कि डबल कॉलम कैश बुक, और तीसरी हमने कहा भैया हमारे पास एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक ऑप्शन भी अवेलेबल है। ध्यान क्या रखना है, देखिए भैया ऐसा है कि जब टू कॉलम कैश बुक की हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये जो बात है ना, ये सारा मामला इस बात पर डिपेंड कर रहा है, ये जो कॉलम वाला चक्कर है, हमारा जो कैश बुक का फॉर्मेट है, जो हमारी डेबिट साइड है, डेबिट साइड में कौन कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के कॉलम हम बना रहे हैं। अगर हम कैश और बैंक यानी कि दो कॉलम को, दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस को, कैश के साथ साथ बैंक को भी इंक्लूड कर ले तो भी वो टू कॉलम कैश बुक कहलाएगी। इसको डिटेल में हम कर चुके हैं। तो हमने जो कॉम्बिनेशन बताया आपको कि ये जो टू कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या क्या हो सकता है, वो कैश के साथ हम बैंक की एंट्री करेंगे, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। हम जब टू कॉलम कैश बुक बना रहे हैं भैया, जब हम टू कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो हम कैश के साथ में हमारे जो डिस्काउंट के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये जो कॉलम हो सकते हैं, अगर इन कॉम्बिनेशन के साथ कैश बुक बनाए ये भी टू कॉलम कैश बुक है। और अगर हम बैंक के ट्रांजैक्शन के साथ में खैर इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है, ये दो कॉम्बिनेशन से हम कर सकते हैं। एक और मैंने कहा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। यहाँ पे अगर हम ये डिसाइड करें कि भैया हमारे कैश के ट्रांजैक्शन, हमारे बैंक के ट्रांजैक्शन और पार्टी से जो कलेक्शन हो रहे हैं उनके जो डिस्काउंट रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनको अगर एक ही कैश बुक में अलग अलग कॉलम बनाकर, 3 कॉलम बना के शो करेंगे तो ये हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट जो है वो है पेटी कैश बुक का, ठीक है ना। पेटी कैश बुक जो अब तक मैंने आपको नहीं बताया था, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पेटी कैश बुक सर क्या होती है, इसको भी अब डिस्कस करेंगे। ये पूरी कैश बुक की रामायण हो गई जहां पे ट्रिपल कॉलम, 2 कॉलम और 1 कॉलम कैश बुक हम बुक्स में रखते हैं। पर ध्यान ये रखना है भैया, ये जो कंप्लीट बातें हैं ना, मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो टीएस ग्रेवाल बुक है या आपका जो क्लास 11th या 12th का जो भी कोर्स है वो सब कुछ नहीं कहता है, क्योंकि सिलेबस की अपनी एक लिमिटेशन होती है कि उस लेवल पे बच्चों को क्या क्या पढ़ाएंगे। इसलिए इस पूरे में से कुछ चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, मतलब आपका जो सिलेबस है वो लिमिटेड है। तो आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है भैया, ध्यान क्या रखना है, मैं ये पूरा क्यों बताया है आपको, क्योंकि क्लास 11th और 12th आपका टारगेट नहीं है भैया, टारगेट सीए फाउंडेशन है ना। तो जब आप प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जाओगे तो वहाँ आपको बहुत डिटेल्ड में मिलेगा, तब आप कहोगे ये तो हमें पता ही नहीं था। नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती है, हमारे कोर्स में कितना पढ़ना है 11th-12th पर्पज़ के लिए वो अलग मैटर है, ठीक है भैया। तो अगर मैं आपके कोर्स की बात करूं तो ये जो फर्स्ट सिंगल कॉलम कैश बुक है ये आपके सिलेबस में कवर होता है, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में कवर होता है, बिल्कुल ये आपके सिलेबस में कवर होगा। और साथ साथ ही 2 कॉलम कैश बुक के अंदर कैश और बैंक का जो कॉम्बिनेशन है, 2 कॉलम ऐसी कैश बुक जहां हम कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, वो आपके 11th क्लास के सिलेबस में है। परंतु अगर आप कैश और डिस्काउंट के कॉम्बिनेशन से बनाते हो तो ये आपके 11th के कोर्स में नहीं है, इसको हम आगे डिटेल में सीए फाउंडेशन में करेंगे। तो यहाँ पे हम इस पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे,
कल थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया था, मैंने कहा था डिस्काउंट को वहीं पे सामने सामने एंट्री कर लीजिए, तो ये आपके कोर्स में नहीं होगा। ट्रिपल कॉलम केस बुक भी आपके 11th और 12th के कॉलम में नहीं, सॉरी कोर्स में नहीं है। पर मैंने बताया इसलिए कि मैंने कहा आपको नॉलेज होना चाहिए कि भैया जो कैश बुक है वो टोटल ही किस रूप से बचती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया, ये अपन डिटेल में करेंगे क्योंकि आपके कोर्स में है, ये आपके कोर्स में है। साथ ही साथ आपका जो पेटी कैश बुक है, साथ ही साथ जो पेटी कैश बुक है ये भी क्लास 11th के सिलेबस में हमारे पास है। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, 2 कॉलम का वो कॉन्सेप्ट जहां कैश और बैंक के कॉम्बिनेशन से, कैश और बैंक के कॉम्बिनेशन से हम जो कैश बुक बनाएंगे 2 कॉलम, उसको डिटेल में करेंगे, और सिंगल कॉलम तो हमें करना ही है। तो ये भी भैया 11th के हमारे कोर्स में आता है। तो ये जो 2 पार्ट है ये मैं यहाँ अब आगे और डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट स्पेसिफिकली क्लास 11th में नहीं है। आगे जब चलेंगे तो वहाँ डिटेल्ड करेंगे, पर आपको नॉलेज होना चाहिए कि भैया कैश बुक में और क्या क्या होता है। अब मुद्दे की बात करते हैं सीधा सीधा। 2 कॉलम कैश बुक जहां हमने कैश और बैंक के कॉम्बिनेशन से, कैश और बैंक के कॉम्बिनेशन से अगर हम कैश बुक बनाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो है भैया जो आगे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर टुकड़ों टुकड़ों में आपके सामने आएंगे, तो वहां पे हर बार डिटेल में डिस्कस करें। इससे बढ़िया है कि सारे के सारे जो की पॉइंट्स है, ध्यान रखने लायक पॉइंट है, कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन से उसको यहीं पर डिस्कस कर दें, ताकि जब हर ट्रांजेक्शन में रिपीटेशन होंगे वहाँ पे हर कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस ना पड़े। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि भैया 2 कॉलम कैश बुक के अंदर कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन और कुछ स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है उसको अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट मैंने बना दिया यहाँ पे, और मैंने कहा भैया कैश डेबिट साइड के अंदर कैश और बैंक के दोनों कॉलम हमारे पास है, और क्रेडिट साइड में भी कैश और बैंक के दोनों ट्रांजैक्शन हमारे पास है। अब पहला पॉइंट बाय पॉइंट 7 से 8 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस जो होंगे उनका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे। देखिए 2 बातें हो सकती है। पहली बात तो ये है कि जो हमारा बिजनेस जो है ना भैया, न्यू बिजनेस है, लेट्स अगर हमारा नया बिजनेस है उस केस में क्या होगा, ठीक है। अगर हमारा जो बिजनेस है भैया अगर नया है, बिजनेस जो है वो न्यू है, तो हमारी पहली एंट्री क्या होगी, और ओल्ड बिजनेस है, पुराना बिजनेस है, तो क्या होगा। अगर नया बिजनेस है तो अब जो बिजनेस ओनर है भैया, जो बिजनेस ओनर है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, और चूंकि हम कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये जो कैपिटल होगी भैया वो या तो कैश के फॉर्म में लाएगा या बैंक में लेके आएगा, 2 ही बातें हैं। तो कैश के फॉर्म में अगर लाता है, अगर कैश के फॉर्म में लाता है, या बिजनेस ओनर बैंक के फॉर्म में लाता है, या किसी काइंड के फॉर्म में लाता है, काइंड मतलब अदर एसेट्स के फॉर्म में, ये सारे 1 बाय 1 पॉइंट आप नोट करना भैया। नया बिजनेस है, नया बिजनेस ओनर स्टार्ट कर रहा है, तो अगर बिजनेस में पैसा लाया है, अगर वो पैसा लेके आया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर अगर कैश में लाया है तो हमारी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है भैया। तो ये टू कैपिटल करके हम यहाँ एंट्री करेंगे, और मान लीजिए कैश में था 50,000 रुपये, और वो जो ऑनर है उसने 30,000 रुपये बैंक में भी डायरेक्ट ट्रांसफर किए, मान लीजिए ये आ गया। साथ साथ में ये भी लिखा हुआ है, कि वो अपने घर से एक सोफा सेट, एक मोटरसाइकिल, एक कार भी लेके आया। तो ध्यान ये रखना है हमें, वेरी इंपॉर्टेंट बात भैया, जो अदर काइंड्स जो है, ये वाली जो एंट्री है, चूंकि हम कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं ना, तो कैश बुक में ये जो एंट्री है ये तो कैश बुक में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु अदर जो एसेट जो भी आई है उनको हमें कहाँ पे एंट्री करनी है, जर्नल प्रॉपर में। कहाँ करनी है भैया, इन एंट्री को जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, आपके सामने है कि भैया उसने मोटरसाइकिल भी लाई है, तो एंट्री क्या हो गई, जर्नल में हमारी एंट्री मोटरसाइकिल हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स हो गई, तो ये मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू बिजनेस ओनर कैपिटल। तो वो ट्रांजेक्शन या वो एसेट्स काइंड में अगर हमारे पास कोई, काइंड मतलब अदर फॉर्म में अगर आई है, बैंक में आई है तो बैंक में जमा करेंगे,
कैश में आई है तो कैश में जमा करेंगे, परंतु अगर अदर फॉर्म में आई है तो वो जो अदर फॉर्म का जो भी कंट्रीब्यूशन है ऑनर का, उसकी एंट्री हम जर्नल बुक में, जर्नल प्रॉपर में करेंगे। क्योंकि हमने सब्सिडी बुक मेंटेन कर ली है तो ऐसी स्थिति में जो भी बचे कुछ ट्रांजेक्शन होंगे वो जर्नल को अब हम जर्नल प्रॉपर कहेंगे। तो जर्नल प्रॉपर में सामान्य जो हमारी एंट्री हमने सीखी है कि मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो बचे कुछ जो अमाउंट होंगे ना, जो काइंड में जो भी कैपिटल आई है उस काइंड में एसेट्स को अपन यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो यही हमारा पहला पॉइंट हो गया। परंतु अगर हमारा बिजनेस पुराना है, मतलब हमें पिछले साल से ही बैलेंस हमारे पास आए हैं, पिछले साल की बुक्स क्लोज की थी और इस बुक की शुरुआत करनी है, तो आपके पास सामने ट्रांजेक्शन में क्या आएगा कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज ₹10,000 या ₹1,00,000। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंसेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे भैया? ओपनिंग बैलेंसेस मिलेंगे। ये जो ओपनिंग बैलेंस होंगे वो कैश के होंगे और बैंक के होंगे। और मैंने आपसे कहा था कि भैया कैश के जो ओपनिंग बैलेंस होंगे वो हमेशा डेबिट होंगे, बैंक के भी हमेशा डेबिट होते हैं, पर कभी कभी क्रेडिट भी हो सकते हैं। स्टार मार्क क्यों लगाया? अगर कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर बैंक हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो आपको ध्यान से बैलेंस को समझना है। बैलेंस के ऊपर CR लिखा है या DR लिखा है या ब्रैकेट के अंदर ओवरड्राफ्ट लिखा है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी कैश बुक की जो शुरुआत होगी वो हमें ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, मैं इसको, चलिए ये एंट्री रहनी चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन आया कि जो नकद का जो बैलेंस है वो हमारे सामने क्वेश्चन आया कि नकद का जो बैलेंस है वो है ₹50,000 और बैंक का डेबिट बैलेंस ₹30,000। डेबिट बैलेंस से, ठीक है, पुराने साल से हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हम वर्ड लिखेंगे टू बैलेंस CD BD ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है ना, पिछली साल से हम बैलेंसेस ये लेके आएंगे। इस टॉपिक को डिटेल्ड में हम ट्रायल बैलेंस में करेंगे और बुक्स जब क्लोज करेंगे ना वहां समझेंगे। ये BD-CD का चक्कर, फिलहाल ये समझे पिछले साल से यहाँ बैलेंसेस, हमने कहा था कैश का हमेशा जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, तो हमने कैश को डेबिट में बिठा दिया। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि बैंक का भी डेबिट बैलेंस है तो हमने बैंक को यहाँ लिख दिया, परंतु अगर ध्यान रखना ये लिखा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस या बैंक क्रेडिट बैलेंस, तो इसका मतलब इस ₹30,000 अगर इस तरह से क्वेश्चन में लिखा है तो ये भैया यहाँ का बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस फिर यहाँ का नहीं है, ये बैलेंस ओवरड्राफ्ट साइड का हो जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना है बाई बैलेंस BD ब्रॉड फॉरवर्डेड और बैंक में लिख देंगे ₹30,000 और जो भी डेट है हमारी 1 अप्रैल को ही चालू होगी, तो भैया हम अब 1 अप्रैल को ही यहाँ पे 1/4 की डेट ही लगाएंगे 2023, और ये भी हमने 1/4/2023 से स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आई? तो हमें ओपनिंग बैलेंसेस के लिए 2 बात की। ओपनिंग बैलेंस अगर नया बिजनेस है तो क्या होगा, किस तरह से हम ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करेंगे, और पुराना बैलेंस है तो हमें ध्यान से पढ़ना है हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे जो बैलेंसेस है वो डेबिट बैलेंस है बैंक के, केस के दोनों के, या फिर बैंक का हो सकता है क्रेडिट बैलेंस हो। तो ऐसी स्थिति में ये बैलेंस यहाँ पे लिखा जाएगा। ये हमारा पहला मुद्दा हो गया, स्पेसिफिकली ऑन व्हेन वी आर स्टार्टिंग कैश बुक। जब हम कैश बुक की स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो हमें ओपनिंग बैलेंस है या नया बैलेंस है ये ध्यान रख के आगे बढ़ना है। तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 1.1 में सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, ठीक है। अब एक और मुद्दे की बात, बहुत सिंपल बात है, बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत बता चुका हूं कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस के जो नेचर है भैया वो इस तरह से है। हमारे ट्रांजैक्शन के नेचर इस तरह से है कि जब भी हमारे पास कैश या बैंक में बैलेंस आता है, बैंक क्या है भैया, पर्सनल अकाउंट है, जब भी पैसा रिसीव होगा डेबिट होता है। कैश जब भी आएगा एसेट से हमेशा डेबिट होगा। तो जब भी हमें पेमेंट आएगा ये हमारी रिसिप्ट साइड होती है, ठीक है। परंतु जब हम पार्टी को भुगतान करेंगे तो ये जो साइड है ना हमारी पेमेंट की साइड होगी।
अब भुगतान आप चाहे बैंक से कर रहे हो या कैश से कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जब हम इस तरह से काम कर रहे हैं ना, तो कंपेरेटिवली इजी हो गया। देखिए समझिए, कैश आया, रिसीव आया, पैसा आया, चाहे कैश के फॉर्म में आए या बैंक में आए, आएगा मतलब वो एंट्री इधर होने वाली है। अब कैश में आया तो यहाँ लिख दिया, बैंक में आया तो यहाँ लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। रिसीव साइड यहाँ, पेमेंट साइड यहाँ। बैंक से पैसा अगर पैसा गया है तो यहाँ लिख देंगे, और अगर कैश से पैसा गया है तो यहाँ लिख देंगे। ये पेमेंट साइड हो गई। तो जो दूसरा जो पॉइंट है, पहला हमने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर बात की, दूसरा जो मेरा पॉइंट है, ठीक है भैया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए, पहला मैंने ओपनिंग बैलेंसेस पे बात कर ली, अब मैं मैं बात करूंगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो जो ध्यान क्या रखना है, तो जो हमारी कैश बुक है, ये हमारा सेकंड नंबर पॉइंट हो गया। इसका जो डेबिट होता है, साइड होता है, वो हमेशा हमारी रिसिप्ट के ऊपर बात करेगा। ठीक है भैया, रिसिप्ट अगर कैश में होगी तो भी कैश में रिकॉर्ड करेंगे, और बैंक की होगी तो बैंक में रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से हमारी जो कैश बुक की जो क्रेडिट साइड है, वो हमेशा पेमेंट की बात करेगा। अगर कैश से पेमेंट हुआ है तो कैश में क्रेडिट करेंगे, और अगर बैंक से पेमेंट हुआ है तो बैंक में क्रेडिट करेंगे। तो ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में बहुत अच्छे कर चुके हैं, और हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिए सिंगल कॉलम में। तो ये बात अच्छे से समझ गए कि ये हमारी रिसीव साइड होती है और ये हमारी पेमेंट साइड होती है। तो इस पॉइंट को और ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सीधे अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। कौन कौन से ट्रांजेक्शन का जब हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, ये समझते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलिए, ये ईजी रहेगा हमारे लिए, बिना इरेज के काम हो जाएगा। चलिए, अगला मुद्दा हो गया कॉन्ट्रा एंट्री। भैया ऑलरेडी बहुत डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा जो मुद्दा है वो है कॉन्ट्रा एंट्री के कंसेप्ट को समझना। तो प्रीवियस क्लास में हम कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट भी अच्छे से समझ चुके हैं। कॉन्ट्रा एंट्री फिर से समझ लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब हुआ कि यहाँ पे ऐसे ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बिजनेस का जो कैश था वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा कराया गया, या जो बैंक से पैसा निकाल के बिजनेस में लाया गया। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन जहां कैश और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। बैंक कौन सा? हमारा खुद का ही बैंक भैया, कोई और बैंक नहीं। ठीक है, तो पहली स्थिति वो हो गई जहां पैसा आपने बैंक में जमा करवाया, और दूसरी स्थिति बैंक से पैसा आप कैश में लेके आए हो। आपने बैंक में पैसा जमा कराया या बैंक से पैसा निकलवा के कैश में लेके आए, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये हमने कल बहुत डिटेल में ऑलरेडी कंसेप्ट समझ लिया। इस एंट्री को फिर से मैं बता देता हूं कि रिकॉर्ड कैसे करेंगे, एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहली सिचुएशन जहां हमने बैंक में पैसा जमा कराया है, पहली सिचुएशन जहां पे मान लीजिए 10,000 रुपये कैश से निकाल के बैंक में जमा कराए, कैश से निकालकर बैंक में अगर जमा कराए तो ध्यान क्या रखना है, कैश से पैसा निकला है और बैंक में जमा हुआ है। तो बताइए कहां लिखें? सिंपल सा कंसेप्ट ड्राइव कीजिए, रिसीव और पेमेंट। कैश से पैसा निकाला और बैंक में जमा करवाया। पैसा रिसीव किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट, रिसीव किसने किया? ये रिसीव साइड है ना। रिसीव किसने किया? रिसीव किया बैंक ने 10,000 रुपये, बैंक में 10,000 रुपये लिख दीजिए। ये हमारी रिसीव साइड है ना भैया, समझिएगा बात को, ये हमारी रिसीव साइड है। तो जब पैसा बैंक ने रिसीव किया तो बैंक में लिख देंगे। तो बैंक की सामने काउंटर पार्टी कौन सी होगी? काउंटर पार्टी हो जाएगी कैश, और 2 तो हमें लिखना ही है, ट्रांजैक्शन की जो भी डेट है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल हो गया ना भैया, क्या दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर पहली सिचुएशन में क्या हुआ, जिसने रिसीव किया, यहां रिसीवर जो है ना वो बैंक है। यहां इस ट्रांजैक्शन में जो रिसीवर है भैया, रिसीवर जो है वो बैंक है।
तो जब बैंक रिसीवर है तो मैंने ये जो रिसीव वाली साइड है मेरी, ये तो जो ये वाली साइड है, मैंने कहा ये हमारी रिसीव वाली साइड है। तो रिसीव किसने किया? बैंक ने किया। और बैंक ने अगर रिसीव किया तो बैंक के सामने बैंक तो नहीं ले सकता, राम अकाउंट डेबिट टू राम तो नहीं होता सर, काउंटर पार्टी तो दूसरा होगा ना। तो जब काउंटर पार्टी दूसरा होगा तो यहाँ पार्टी अगर बैंक है तो इसकी काउंटर पार्टी कौन सी होगी? कैश होगी। अब पैसा गया कहाँ से? पेमेंट किसने किया? पेमेंट किया कैश ने। तो ये 10,000 रुपये मैंने कैश में लिख दिए। पैसा गया कहां से भैया? कैश से गया है ना, पैसा गया कैश से। और जब पैसा अगर कैश से गया, ठीक है, ये कैश का कॉलम है, तो इसकी काउंटर पार्टी कौन है? इसकी काउंटर पार्टी बैंक है भाई, बैंक जो भी डेट है वो लिख दीजिए। बहुत सिंपल है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। रिसीव कहाँ हुआ है? रिसीवर कौन है? रिसीवर कौन है? रिसीवर बैंक है, बैंक में लिख दीजिए बस। ये रिसीव साइड है ना, बैंक में लिख दीजिए। पेमेंट किसने किया? पेमेंट किसने किया? कैश है, कैश कैश में लिख दीजिए। काउंटर पार्टी इसकी रिवर्स वाली हो जाएगी, बैंक में लिखा है तो कैश काउंटर पार्टी, कैश में लिखा है तो बैंक काउंटर पार्टी। इसी तरह से जो सेकंड वाला ट्रांजेक्शन था, जहां से ये उल्टा हो गया हमारे पास, बैंक से पैसा निकाल के कैश में जमा कराया, बैंक से पैसा निकाला और कैश में जमा कराया। रिसीव किसने किया? कैश में। रिसीव किसने किया? ये रिसीव साइड है ना भैया। रिसीव कौन कर रहा है? रिसीव कर रहा है कैश। मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन में 5,000 रुपये इन्वॉल्व है, रिसीव कौन कर रहा है? कैश। ये मैंने कैश लिख दिया 5,000 रुपये। बहुत सिंपल, रिसीव कैश कर रहा है ना। जब रिसीव कैश कर रहा है तो कैश में काउंटर पार्टी कौन होगी? कैश में काउंटर पार्टी होगी बैंक। और टू शब्द का प्रयोग करना है। भुगतान कौन कर रहा है? भुगतान कर रहा है बैंक। बैंक से निकाल के कैश में लाए ना, भुगतान कौन कर रहा है? पेमेंट कौन कर रहा है? पेमेंट कर रहा है बैंक। ये लीजिए 5,000 रुपये बैंक में। बैंक की काउंटर पार्टी कौन सी हो गई? कैश। भाई हमें लिखना है, ट्रांजेक्शन की डेट लिखनी है, बहुत सिंपल है। अब चूंकि हमने कहा था जो ये लेजर फोलियो कॉलम है ना, ये इसकी जब हम काउंटर एंट्री करते हैं, डेबिट एस्पेक्ट हो गया उसका, जो सामने वाली पार्टी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास पहले जो ट्रांजेक्शन था हमने कैपिटल वर्ड यूज किया था, तो कैपिटल अकाउंट में रिवर्स होएगा, यहाँ डेबिट हुआ तो वहाँ क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो एंट्री का डबल इफेक्ट तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर काउंटर पार्टी दोनों एक ही जगह है, कैश का बैंक है, बैंक का कैश है। तो हमारा जो लेजर फोलियो पेज नंबर है, यहाँ हमने सी यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब ये हुआ कि भैया इसका हिसाब किताब यहीं पर है, ये जो प्रविष्टि है, ये जो एंट्री है वो यहीं पे है, इसकी काउंटर पार्टी इधर ही हुई है, ये भी काउंटर पार्टी इधर ही हुई, ये भी काउंटर पार्टी हुई। ये सी देखते ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, मतलब कैश और बैंक का आपस में लेन देन है। और हम जो कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं वो ऐसी कर रहे हैं, वो कैश और बैंक क्या कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ध्यान ये रखना। अगर मैं ओनली सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहा हूं, बैंक का अकाउंट मेरा बिल्कुल अलग है, तब ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती भैया। उसका पेज नंबर होता है ना, बिल्कुल उसका पेज नंबर अलग होता है। अगर मेरा बैंक अकाउंट यहाँ ना होकर सेपरेट बैंक अकाउंट होगा तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री केवल तभी है जब आप 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हो, कैश का भी हिसाब इधर ही है, बैंक का भी हिसाब इधर ही है, और दोनों आपस में ट्रांजेक्शन हुआ है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री कंसेप्ट हम कल भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया, आज लगभग सारे पॉइंट हमने फिर से डिस्कस कर लिए। तो 3 पॉइंट मुद्दे जो थे हम डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले ट्रांजेक्शन को डिटेल में समझते हैं। चलिए, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई हमारी। मैं इसको फिर से थोड़ा सा बना देता हूँ, मेरे लिए इजी हो जाएगा। चलिए, ये ग्रीन कलर में यूज़ कर रहा हूँ। चलिए, ओके, चलिए, कुछ और पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भैया, हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब एक और मुद्दे की बात। अगर पार्टी आपको चेक देती है और आप बैंक में डिपॉजिट करा देते हो, बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है। पार्टी ने आपको पेमेंट दिया, पार्टी ने आपको पेमेंट दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टी ने आपको पेमेंट दिया चेक के फॉर्म में, चेक के फॉर्म में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पार्टी आपको, ये हमारा 4th नंबर पॉइंट है, चलिए,
अगर चेक से पेमेंट रिसीव्ड होता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों वाली बात है। मान लीजिए मोहन ने 15,000 का चेक दिया, ठीक है भैया, टू मोहन, पैसा बैंक में आया ना, हमने जमा करा दिया। अब इस एक बात पे मैं 3 से 4 पॉइंट अलग अलग बताऊंगा। पहली स्थिति जहां पर हमें पेमेंट जो है वो पार्टी ने चेक के फॉर्म में दे दिया, भैया हमने चेक के फॉर्म में पेमेंट रिसीव कर लिया, लगा दिया बैंक में चेक, पेमेंट जो चेक आया था वो हमने बैंक में लगा दिया। पता चला कि सामने वाली जो पार्टी थी उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था, तो वो चेक डिसऑनर हो गया। अगर वो चेक डिसऑनर हो गया या फिर उसका साइन मिसमैच आ गया या कुछ करेक्शन था, व्हाटएवर रीजन, कुछ रीजन की वजह से वो जो चेक था भैया वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब अकाउंट में क्लियर नहीं हो पाया, हमारे अकाउंट में पैसा आए नहीं, हमने क्या किए, जमा कर लिए भैया, इस पार्टी के नाम से हमने पैसा जमा कर लिया। तो और बाद में पता चला कि भैया ये पार्टी का तो चेक क्लियर नहीं हुआ, चाहे वो बैलेंस की वजह से नहीं हुआ या कोई भी और रीजन की वजह से नहीं हुआ, वो मुझे नहीं मतलब है। तो अगर मेरा वो चेक था बाद में क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। चेक अगर डिसऑनर होता है तो मैं क्या करूंगा, तो मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। भैया देखिए, जब पार्टी ने मुझे पेमेंट दिया था ना, जब पार्टी मुझे पेमेंट देती है, अगर मैं जनरल एंट्री करता हूं, सामान्य समझना, अगर मैं जनरल एंट्री करता हूं तो मेरी एंट्री क्या होती है, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर पार्टी जब मुझे चेक देती है तो मैं जनरल एंट्री क्या करता हूं भैया, मैं बैंक में पैसा रिसीव करता हूं। मान लीजिए उसने चेक दिया मुझे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये पार्टी का नाम क्या था देख लेते जरा, मोहन, तो टू हम लिखेंगे मोहन, हमने मोहन के नाम से ये 10,000 रुपये बैंक में जमा कर लिए थे। अगर मैं ये एंट्री करता तो कह रहा हूँ, फिलहाल मैंने डायरेक्ट एंट्री की है या नहीं की है, मुझे क्या करना पड़ेगा, मोहन के तो चेक अकाउंट मैंने क्लियर कर दिया, पैसा मिला ही नहीं, तो इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करना पड़ेगा मतलब मेरे यहाँ से मोहन फिर से खड़ा हो जाएगा, तो मैं इस एंट्री को जस्ट रिवर्स कर दूंगा, जैसे मुझे पैसा प्राप्त हुआ ही नहीं था, और टू बैंक, तो मैंने क्या करूंगा, मैं बैंक से मेरा बैलेंस कम कर दूंगा और मोहन से फिर से मांगने लग जाऊंगा। मोहन के लेजर में इफेक्ट क्या होगा, एक बार डेबिट होने क्रेडिट होने की वजह से बैलेंस खत्म हो गया था, फिर से डेबिट करूंगा, बैलेंस वापस खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे यहाँ पे कैश बुक है, अगर ये तो तब होता मैं जनरल एंट्री करता, चूंकि यहाँ पे मैं कैश बुक मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ एंट्री करके 10,000 रुपये बैंक में जमा कर लिए थे। अब मुझे पता है ये पैसे नहीं आने वाले, तो भैया मुझे वापस बैंक में क्रेडिट करने पड़ेंगे, बैलेंस को घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए मैं यहाँ से कटपिट तो नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं कर सकता कि भैया एंट्री ये लो ये कैंसिल, ऐसा कभी नहीं हो सकता है भैया। घटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे रिवर्स करना पड़ता है, ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है, तभी वो घटता है। हमारे अकाउंटिंग में काटा पीटी वाला सिस्टम नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 से रिवर्स कर देंगे बाई मोहन। तो ये चेक जब डिसऑनर्ड हुआ तो ये हमने एंट्री लिख दी। ठीक है, तो चेक डिसऑनर्ड होने की स्थिति में हम इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे कि पहले जब आया था पैसा इधर रिसीव किया, अब पता चला वो पैसा रिसीव हुआ ही नहीं, तो हमने उसको रिवर्स कर दिया। तो ये वो सिचुएशन हो गई जहाँ पे हम डिसऑनर्ड होने की स्थिति में पार्टी को वापस कैंसिल कर देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात भैया, ठीक है, चलो ये डिसऑनर्ड हो गया। एक और इम्पोर्टेंट बात, 5वां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, एनक्लोजमेंट ऑफ चेक। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि इस पॉइंट को जर्नल चैप्टर में मैं बहुत डिटेल डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको जर्नल एंट्री पता है ना हर ट्रांजैक्शन की, तो यहां पे कभी आपको तकलीफ हो ही नहीं सकती है। तो जितना टाइम हो सके जर्नल एंट्री का जो हमारा चैप्टर है, जर्नल जो चैप्टर है, उस चैप्टर पे अपना टाइम स्पेंड कीजिए। हो सकता है अपने कोर्स का 80-90% टाइम वहीं बिता दीजिए, आपकी फाउंडेशन ऐसी स्ट्रांग हो जाएगी भैया। मेरा चैलेंज है, वहाँ मेरे ऑलमोस्ट 50 आवर्स से ऊपर की वीडियो है, 50 घंटे से ऊपर की वीडियो भैया आपका फाउंडेशन तैयार करने के लिए। क्योंकि ये जो 11th क्लास है ना, ये 11th-12th आपका मेरा टॉपिक नहीं है, मुझे भैया आपकी फाउंडेशन बनानी है फाउंडेशन के लिए। ठीक है ना, तो वहाँ ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि अगर मुझे पार्टी ने चेक दिया है
और पार्टी ने कहा कि भैया अभी चेक लगाना मत, आपके पास ही रखना। मैंने सिक्योरिटी के लिए ले लिया। मैंने पार्टी को माल बेचा उधार, मैंने कहा भैया अगर आप लेके भाग गए तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे गारंटी क्या रहेगी? आप तो अभी हाथों हाथ पेमेंट दे नहीं रहे हो। तो पार्टी ने मुझे वो सिक्योरिटी के फॉर्म में एक चेक दे दिया कि भैया ये 10,000 रुपये का चेक है, या ये 20,000 रुपये का, मान लीजिए पार्टी ने मुझे चेक दिया, 20,000 का चेक दिया, पर पार्टी ने बोला भैया आज मत लगाना, 1 महीने बाद में लगाना। अब बात समझना, मेरे पास एक चेक आ चुका है, ठीक है ना। परंतु अगर मैं इस चेक को यहाँ लिख दूं क्योंकि मेरे पास रिसीव हो चुका है। अब बताइए क्या मैं यहाँ लिखूं तो ये लॉजिकल है क्या? यहाँ पे लिखने का मतलब ये हुआ कि मेरे बैंक में पैसा आ गया। वो तो चेक जो है वो मेरे ड्रॉर में पड़ा है ना भैया। मैंने न तो मेरे पास कैश के फॉर्म में है, ना मेरे बैंक में पैसा आया है। वो जो चेक है वो एज इट इज़ मेरे ड्रॉर में पड़ा है। ऐसी स्थिति में क्या करूं? तो जर्नल चैप्टर में हमने आपको बहुत डिटेल में सिखाया था कि भैया ऐसी स्थिति में हमारी जो जर्नल एंट्री होती है ना, वो होती है चेक इन हैंड। क्या होती है? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, जस्ट लाइक एसेट्स की तरह ट्रीट होता है ये अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टी। मान लीजिए वो पार्टी थी मोहन, तो हमने मोहन का नाम लिख दिया। और बीइंग चेक रिसीव्ड इसका नरेशन हो जाएगा। नरेशन जो भी होगा चलिए लिख दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसके अंदर कैश कहीं पे भी इन्वॉल्व है? मेरा क्वेश्चन क्या है, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते के समय क्या कैश कहीं इन्वॉल्व हुआ या बैंक कहीं इन्वॉल्व हुआ? मेरे पास चेक आया है, वो एज इट इज पड़ा है मेरे ड्रॉर के अंदर। पार्टी ने कहा कि 1 महीने बाद में जमा करना भैया, पहले जमा कराओगे तो चेक ऑनर नहीं हो पाएगा, मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास चेक को नहीं लिखूंगा एंट्री, तो मैं चेक भूल जाऊंगा। तो हो सकता है कि मैं खुद को, मेरे को याद नहीं आया उस ड्यू डेट को, तो मुझे रिकॉर्ड के लिए उस चेक के बारे में लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास जो जर्नल एंट्री भैया वहाँ डिटेल में सिखाई थी आपको, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो ऐसी स्थिति के अंदर कैश मेरा इफेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। बैंक मेरा इफेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि चेक रिसीव्ड हुआ 1 महीने की पोस्ट डेटेड का, तो ऐसी स्थिति के अंदर भैया ध्यान रखना, ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैश बुक में नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा जर्नल प्रॉपर में। अब क्योंकि रिमेनिंग जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक है ना हमारे पास, उसका नाम है जर्नल प्रॉपर। ठीक वही फॉर्मेट है जो हमारा जर्नल का होता है। तो वहाँ पे रिमाइंडर के लिए, और उसके बाद में कैश चेक इन हैंड नाम से क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड नाम से एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, वहाँ पे इसकी एंट्री हो जाएगी। तो जब भी वो लेजर हम देखेंगे हमें पता चलेगा कि हाँ भैया मोहन का एक चेक हमारे पास पड़ा है। तो रिमाइंडर वाला का भी काम हो गया, हमारे पास हमेशा याददाश्त रहेगी कि हाँ ये चेक आया हुआ है, ठीक है। कैश को भी इफेक्ट नहीं किया और बैंक को भी इफेक्ट नहीं किया, और हमारे पास हमारा काम भी हो गया। तो ये चेक से रिलेवेंट कुछ बातें जिनका हमको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, ठीक है। अगली बात, इस पॉइंट को भी, डिस्काउंट के पॉइंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हो गया हमारा 5 पॉइंट, ये हमारा 6 पॉइंट। डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट पेमेंट से रिलेटेड, डिस्काउंट अलाउड से रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आते हैं वापस कैश बुक के ऊपर। चेक डिसऑनर्ड वाला मुद्दा यहाँ है नहीं, तो मैं इसको ऊपर डिलीट कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ बात कर रहे हैं कि मिस्टर मोहन जिससे 10,000 रुपये बाकी थे, 10,000 के बदले में 9,000 का बंदे ने हमें भुगतान किया। 10,000 के बदले में उसने 9,000 का भुगतान किया और 1,000 रुपये हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिए। अब 2 बातें हैं। जो पैसा टोटल अकाउंट कितने से क्लियर हुआ भैया? मोहन का जो अकाउंट है वो 10,000 रुपये से क्लियर हुआ। मोहन से 10,000 रुपये मांगते थे, 9,000 रुपये कैश दिए। 9,000 रुपये कैश दिए तो यहाँ लिख देंगे। अगर बैंक में लिखता तो बैंक में लिख देते, अगर चेक देता तो भी यहाँ लिख देते। टू मैंने मोहन लिखा। अब इस 1,000 रुपये की एंट्री का क्या करूं भैया? चूंकि मेरे 2 कॉलम है वो कैश और बैंक का है, डिस्काउंट का कॉलम है नहीं,
तो मोहन का जो अकाउंट है 9,000 रुपये से क्लियर हो गया। तो ये जो डिस्काउंट वाला मुद्दा है, ये जो डिस्काउंट है, इसकी एंट्री हमें जर्नल प्रॉपर में करनी है। जर्नल प्रॉपर में करनी है भैया। क्या एंट्री हो जाएगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन 1,000 रुपये। जहां हम हमारी कैश बुक में डिस्काउंट का कॉलम नहीं लिख रहे हैं और ऐसी स्थिति के अंदर अगर एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर कैश रिसीव भी हो रहा है एक पार्टी से, उसी पार्टी को हम डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं, तो कुछ वाला जो कैश रिसीव हुआ है, जो कैश रिसीव हुआ है, ये वाला जो मुद्दा है, जो कैश रिसीव हुआ है भैया, ये कैश बुक में जाएगा। परंतु ये जो मामला है 1,000 रुपये डिस्काउंट अलाउड हुआ, ये जर्नल प्रॉपर के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे भैया? जर्नल प्रॉपर के अंदर ये हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक रिवर्स, अगर हमने 10,000 का भुगतान करना था, यही ट्रांजैक्शन को मैं रिवर्स करता हूँ, ठीक है ना। हमें पार्टी को मान लीजिए 15,000 रुपये का भुगतान करना था। लेट्स इसी ट्रांजैक्शन को बोलते हैं कि हमें एक पार्टी थी मिस्टर राम को 15,000 का भुगतान करना था। मिस्टर राम था जिसको 15,000 का भुगतान हमें करना था, उसने हमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट अलाउड किया। 14,000 का भुगतान करके अकाउंट सेटल्ड कर दिया। तो जो हमने 14,000 का भुगतान किया है भैया, हमने जो 14,000 का भुगतान किया है, ठीक है ना, हमने जो 14,000 का भुगतान किया है मिस्टर राम को, अगर नकद से किया है तो यहाँ लिख दीजिए, बैंक से किया है तो यहाँ लिख दीजिए। ये भुगतान हो गया। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा हमारा 1,000 रुपये वाला, तो ये हम कहाँ लिखा? ये हमने कैश बुक में लिखा है भैया, ये हमने कैश बुक में लिखा है। परंतु ये जो 1,000 रुपये वाला मामला है, जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इसकी एंट्री क्या करेंगे? इसकी एंट्री करेंगे राम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना? 1,000 रुपये। और ये एंट्री हम कहाँ कर रहे हैं? ये एंट्री हम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं भैया? जर्नल प्रॉपर के अंदर। जर्नल प्रॉपर में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैश बुक के अंदर हमारा डिस्काउंट का कॉलम है नहीं। तो अगर ये चाहे सिंगल कॉलम कैश बुक हो, चाहे 2 कॉलम कैश बुक हो, अगर बैंक के कॉम्बिनेशन के साथ बनी है, ऐसी स्थिति में एक ही पार्टी से बैंक के साथ अगर कॉम्बिनेशन आता है डिस्काउंट का, या कैश के साथ कॉम्बिनेशन आता है, तो जो डिस्काउंट वाला पार्ट है ना, 1,000 रुपये, 2,000, 15,000 जो भी अमाउंट है, डिस्काउंट वाला जो मुद्दा है वो रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर के अंदर। और जितना हमने रिसीव किया या जो हमने पेमेंट किया वो रिकॉर्ड होगा हमारी कैश बुक के अंदर। ठीक है, तो ये हमने लगभग 7 अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। चलिए आगे बात करते हैं। आ जाता हूँ वापस, थोड़ा सा इसको वापस बड़ा कर लेते हैं। चलिए, ये हमारी हो गई कैश बुक 2 कॉलम। चलिए, और कौन कौन से पॉइंट बचे हैं वो भी देखते, एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। चेक हम रिसीव किया, ठीक है, डिपॉजिट हो गया, फर्म चेक, ओके, ठीक है, डिस्काउंट हो गया भैया, ठीक है। हाँ, और बात, अगर हमारे कई बार क्या होगा, बैंक से हम सर्विसेज ले रहे हैं, कई बार हम बैंक से सर्विसेज ले रहे हैं, तो बैंक से सर्विसेज लेते समय एक ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए बैंक ने चार्जेस काटे। अब क्या करें? बैंक चार्जेस, वहां लिखा हुआ है बैंक चार्जेस डेबिट 500। अब बताइए क्या रिकॉर्ड करेंगे? बहुत सिंपल है, बैंक चार्जेस अगर बैंक ने काटे हैं, पैसा हमारे यहां से गया है, कहां से गया है? बैंक के अकाउंट से गया है ना, तो ये 500 रुपये हमारे यहां से गया है। सामान्य कोई खर्चा जैसे बैंक से पेमेंट होता है वैसे ही वो खर्चा है। तो बाई बैंक चार्जेस नाम का हमारे यहाँ पे एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, बैंक चार्जेस, ठीक है ना। तो बैंक चार्जेस नाम से हमारा खर्चा क्रेडिट हो जाएगा। हमारी एंट्री क्या थी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक के अंदर बैंक से हमने इस खर्चे का भुगतान कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ 8 से 9
स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स थे, यहाँ पे इसलिए डिस्कस किए कि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, हर क्वेश्चन कुछ यूनिक पॉइंट आएगा, तो इससे बाहर मेरे हिसाब से कोई पॉइंट है नहीं। तो अब इन मुद्दों को हम क्वेश्चन करते समय डिटेल में डिस्कस भैया यहाँ पे वहाँ पर नहीं करेंगे। मैं सीधा यहीं पर रेफर करूँगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बहुत डिटेल में आपको इसको बताया, ये कह के स्केप हो जाऊँगा। आगे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से लगभग कोई भी पॉइंट ऐसा रहेगा नहीं जो हमने कवर नहीं किया होगा। सीधे आते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पार्ट पर।